So again, a formal good morning to everyone Good morning, in sir. the second class of this discussion, and I'm again thankful to Rakesh Bhaiya and the team, and uh, I'm thankful to the small gathering of this budding stars of education, legal education, and I request that. You should participate in the discussion rather than just listening to my lectures. So just raise your hand, and or maybe you just indicate that sir, I have a question, or I have a comment, or I have an opinion. And this second part is more important. ये जो दूसरा भाग है ज्यादा important है. लेक्चर जो है क्या है आजकल, अ, जिस तरह से चीजें बहुत सारी आ गई हैं, यूट्यूब आ गया है, ऑनलाइन आ गए हैं, गूगल पे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, इवन हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के जर्नल, आईलाई के जर्नल, एनुअल सर्वे ऑफ इंडियन लॉ, यूएन डॉक्यूमेंट, लॉ कमीशन की रिपोर्ट सब ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑलमोस्ट सभी अवेलेबल है ऑनलाइन. कुछ तो उसमें से हिंदी में भी अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल लॉ कमीशन की रिपोर्ट हिंदी में अवेलेबल है, सरकार के कुछ डॉक्यूमेंट हिंदी में अवेलेबल है. तो इसलिए मेरा कहना है कि जो रिसोर्स मटेरियल है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है, जिसको आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं. और इसलिए इस तरह की अपॉर्चुनिटी का ज्यादा यूज हमें करना चाहिए अपनी चर्चा में. अदरवाइज अगर केवल लेक्चर सुनना है तो फिर आपको शायद मुझसे बेहतर लेक्चर मिलेंगे राइट टू एजुकेशन पर, जो कि और ज्यादा बड़े विद्वानों ने दिया होगा. इसलिए इसका मुख्य पर्पस ये है कि हम आपस में कुछ चर्चा करें. पिछली क्लास में इसकी थोड़ी कमी रह गई थी, उसको इस क्लास में पूरा करने का ट्राई करेंगे. इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज किया है. चेंज ये किया है कि थोड़ा सा मैं इंटरेक्शन करूंगा, आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, और आप गलत सही जो भी होगा उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे. तो आज का जो टॉपिक है वह है फंडामेंटल राइट्स, राइट टू एजुकेशन, कॉमर्शियलाइजेशन इट्स इम्पैक्ट. मैंने राइट वर्ड की जगह राइट्स वर्ड यूज किया, आपने देखा होगा. जबकि फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन जो वर्ड है वो जनरली 21A के कंटेक्स्ट में आता है. और कल से जब मैं विचार कर रहा था और मैं पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि शायद फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन वर्ड जो है वो शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि 21A तक ही ये बात सीमित नहीं है. इनडायरेक्टली और फंडामेंटल राइट है जो एजुकेशन को लेके कई बातें कहते हैं, जिसकी चर्चा अभी करेंगे हम. अब चूंकि आप सभी पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं और उनमें से कुछ लोग लर्नेड फैकल्टी मेंबर भी हैं, और ये ऑब्वियस है कि आप एलएलबी की क्लासेस लेते हैं. एलएलएम की भी क्लासेस लेने का जल्दी मौका मिलेगा आपको. बाहर भी बोलने का अवसर मिलता है. एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिस पर कि कई जगह बोलने का अवसर मिला, क्योंकि एजुकेशन इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू लॉ. इंडीड जो फंडामेंटल राइट है वो तो प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं, या आप कहिए कि 14 साल, 6 से 14 साल की बात करते हैं प्राइमरी एजुकेशन की बजाय. तो इसलिए दूसरों के लिए भी बड़ा सिग्निफिकेंट है जो लोग नॉन लॉ सेक्टर में है. तो इसलिए मैं पहला ये जानना चाहूंगा कि आपके पास अगर ये टॉपिक आएगा तो आपकी प्राथमिकता में क्या होगा, कैसे आप शुरुआत करेंगे. दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी ऑल गो फॉर आवर क्लासेस. ऑफ कोर्स हमारी क्लासेस में जो है जनरल टॉपिक्स होते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप फंडामेंटल राइट पढ़ाना शुरू करेंगे क्लास में, एलएलबी की क्लास में. अब तो क्लास 9 10 में भी आ गया है. बहुत अच्छा डिटेल है. मैं 9 10 की किताब देख रहा था. पिछली बार जब क्लास लिया तो मैंने 9 की क्लास से पहले शुरू किया. क्वेश्चन ये है आप सबके लिए
कि जब आप इस टॉपिक को शुरू करेंगे, फंडामेंटल राइट टू, मुझे शेयर करने दीजिए। आपने शेयर हो गया, ये स्क्रीन शेयर हो गया है? स्क्रीन शेयर हुआ है क्या? सर हुआ तो है बट इट्स नॉट विजिबल। बहुत विजिबल नहीं है, थोड़ा दूर है तो विजिबल नहीं होगा, ठीक है। इसका रास्ता लेकिन निकालना चाहिए आगे से कुछ। उसका क्या तरीका हो सकता है कि आपके पास भी कोई स्क्रीन रहे? एक तो ये तरीका है, दूसरा है थोड़ा सा बड़ा अगर कुछ कर सके, आप स्क्रीन पे कर सके दोनों। खैर कोई बात नहीं है। सर जस्ट अ मिनट सर। इससे सब कवर नहीं हो पाएंगे, देखिएगा सब। वो कोई बात सब इट्स ओके सर, वी कैन कंटिन्यू। ठीक है, ठीक है। तो स्क्रीन जो है मुझे नहीं पता, खैर बहुत इंपॉर्टेंस भी नहीं है अभी स्क्रीन का, मैं बताता चलता हूं आपको। मेरा क्वेश्चन ये है कि फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, कॉमर्शलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, आपको टॉपिक मिल गया, तो कैसे आप शुरू करेंगे? ये एक जनरल क्वेश्चन है, इसलिए कि ये आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाते हैं, कभी जाके आप प्रीएम्बल पढ़ाते हैं, कभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ाते हैं ऑफ द स्टेट पॉलिसी, कभी आप आर्टिकल 21 पढ़ाते हैं, आप क्रिमिनल लॉ में है तो आप ऑफेंस की डेफिनेशन पढ़ाते हैं। आप कैसे शुरू करेंगे? ये हमारा क्वेश्चन है। एक एक करके जो है आप एक दो लोग बताएं कि कैसे आप शुरू करेंगे, बताइए आप। So first of all, about fundamental rights, whenever we start the topic of fundamental rights, in today's context, we first review the Magna Carta, the evolution of the fundamental rights, the whole story of King John and that, and then we come to the Indian context. Firstly, the US Bill of Rights, from where the India has taken the concept of fundamental rights. गुड, गुड, Then we'll start with the Indian context and what if in Indian mythology we can find any context which is related to the fundamental rights. गुड, Uh, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, कोई और, किसी और की ओपिनियन? Sir, अभी maybe we आप can take the contemporary examples of Byju's or Unacademy and the commercial impact they are causing, and then we go to the constitutional context. We can relate to the Article 21A, how the current Byju's system is influencing. Maybe it's in a digital form, but because it's commercialization in itself is mentioned, then we can discuss the Mohini Jain case. Then is the education itself is part of something, trade or commerce. We can relate with Article 19(1)(g) and Bit 21. So all that. गुड, गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे आइडियाज आ रहे हैं। और बताइए। So one aspect can be, as sir told, ki the commercial, because the topic is based on the commercialization of and its impact. Basically, education, as India is a welfare state, education given as a fundamental right, and it is also in directive principles also. ठीक है। And there's a lot of time the Unikrishnan judgment has come. So can it be further elaborated? The education right now is only a fundamental right for the primary and secondary education, the ठीक है, only that age. What about the other half of the education, the ठीक है, higher education? ठीक है। नहीं, असल में ध्यान ये रखना है ना So, कि हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग पूरे कंटेंट की बात करने लग रहे हैं, जिसको हम प्लान कहते हैं। हम ये पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, इस दृष्टि से तो बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आप शुरुआत कैसे करेंगे? जैसे आपने क्लास में गए, तो आप क्लास में इंट्रोड्यूस कैसे करें? आपकी 50 मिनट की क्लास है, 1 घंटे की क्लास है, अगर एलएलबी की है। एलएलएम की क्लास है तो आपकी 2 घंटे की है। दोनों के पर्पस अलग-अलग है, ठीक है? लेकिन दोनों के पर्पस में फ़र्क क्या है? कोई बता सकता है मुझे कि पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन और एलएलबी एजुकेशन, दोनों के पर्पस में फ़र्क क्या है टीचिंग के समय? so
when we go for the LLB class, BA LLB, we have to introduce the topics to them. Like they have not read about Magna Carta or any other provisions. We have to take that they just know the general sense, and we have to start with the basics. But at LLM's level, we can talk about the jurisprudential aspect as well, and what are the judgments, and we can directly move to the broader areas that. Got the point. Got the why jurisprudential aspect? So, because anything we teach in law, basic law, they have first also read. But when we take the jurisprudential aspect, we can get the mindset कि why are we moving ठीक, in such a pattern. गुड. Yes. सो मैं इसको इस तरह से अंतर करता हूं कि एलएलबी एजुकेशन मोस्टली इंफॉर्मेटिव इन नेचर है. Yes. ठीक है, इंफॉर्मेटिव इन नेचर है मोस्टली, नॉट जनरली, नॉट एक्सक्लूसिवली. जबकि पीजी एजुकेशन इज नॉट इंफॉर्मेटिव इन नेचर, इट इज मेंट टू डेवलप क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, Yes. Very good. मोस्टली क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग. सो डोमिनेंस इसमें क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग का है, इंफॉर्मेशन लेटर पार्ट है जो कि लेस डोमिनेंट है. ये रिवर्स हो जाता है जब एलएलबी में होते हैं हम. एलएलबी में इंफॉर्मेटिव नेचर का ज्यादा है, एट द सेम टाइम क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप करनी है, पर वो डोमिनेट नहीं करता है. अब ये कैसे होता है? जब कहते हैं कि इंफॉर्मेटिव और क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, ये दो चीजें, इसका क्या मतलब है? क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि जो बात हम बता रहे हैं, चाहे वो लॉ है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो केस लॉज है, जो P5 की चर्चा मैंने एक बार शायद की थी आपके बीच में, तो वो जो है P5 का मतलब हो गया प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, सेकंड हो गया प्रोविजंस ऑफ लॉ, थर्ड हो गया पॉलिसी ऑफ लॉ, फोर्थ हो गया थर्ड हो गया प्रेसिडेंट, थर्ड पॉलिसी ऑफ लॉ, फोर्थ हो गया प्रेसिडेंट ऑफ लॉ, और फिफ्थ हो गया प्रोफेशनल ओपिनियन. Yes. P5 की जब चर्चा करते हैं, इसके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हम पढ़ाते हैं या बताते हैं या चर्चा करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस में. पर एलएलबी क्लासेस में हम इन्हीं चीजों को इंफॉर्मेशन के तौर पर देते हैं. फेडरलिज्म पढ़ा रहे हैं एलएलबी में, तो हम बताएंगे कि भाई फेडरलिज्म के क्या क्या बेसिक कंटेंट है, 4 5 3 जो भी है एलिमेंट्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर से कहां अलग है, और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं, और प्रोफेसर वीर, प्रोफेसर जेनिंग्स, इनकी क्या ओपिनियन है. बस. एलएलएम में जब आते हैं हम, तो और थोड़ी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में क्या कहा गया है, उससे और अभी क्या इंपैक्ट पड़ा है, कोएलिशन पॉलिटिक्स से क्या इंपैक्ट पड़ा है, इकोनॉमी कैसे उसमें इंपैक्ट डाल रही है फेडरलिज्म में, नेशनल सिक्योरिटी कैसे इंपैक्ट डाल रही है फेडरलिज्म में, क्या इंटरनेशनल लॉ का भी इंपैक्ट फेडरलिज्म में पड़ रहा है, इसकी क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है. लेकिन इन सब के बावजूद टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने का एक मेरी दृष्टि में कॉमन तरीका है, सिंपल तरीका है, जो कि गोज फ्रॉम सिंपलिस्टिक टू रेदर मीन सीरियस. एस फॉर सिंपलिस्टिक, एस फॉर सीरियस. तो एक किसी ने बताया आप में से कि बायजू से हम शुरू करेंगे. ये इलिस्ट्रेटिव, इसको कहते हैं इलिस्ट्रेटिव तरीका पढ़ाई का. कहीं लिखा नहीं है, हम लोग आपस की चर्चा में बता रहे हैं. इलिस्ट्रेटिव, ये भी तरीका अच्छा है, आप इलिस्ट्रेशन देते हैं बच्चों को. पर क्या है कि ध्यान रखना है ना कि हमारा जो गैदरिंग है, खास करके स्टेट यूनिवर्सिटीज में, जहां की जो स्टूडेंट है वो जनरल बैकग्राउंड से आता है, कोई एलिट बैकग्राउंड से नहीं आता, वहां बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो शायद बायजू का नाम भी नहीं सुनी होगी. ये आपकी शुरुआत के लिमिटेशन क्या है बता रहा हूं मैं. तो उसके लिए पहले शुरुआती हो जाएगी कि अरे भाई क्या चीज बता दिया इन्होंने, अरे मैं तो नहीं जानता हूं. थोड़ा इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है. मैं नहीं कर रहा हूं कि गलत तरीका, सही तरीका है. ठीक है, एक चांस और लूंगा मैं, क्योंकि एक चांस और लूंगा. पीछे से जो बैठे हुए लोग हैं वो बताएं कि अगर उनको ये शुरू करना हो, पीएचडी में है, टीचिंग में जाना ही है, पीएचडी कर रहे हैं तो टीचिंग ही मेनली पर्पस है, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, कॉमर्शियलाइजेशन, इट्स इम्पैक्ट, इसको पढ़ाना हो आपको,
तो आप कैसे शुरुआत करेंगे? पीछे जो बैठे लोग हैं उनकी वो जरा पार्टिसिपेट करें। यस, बताइए। Sir, if we start in at the stage of LLB program, then we would firstly talk about a historical perspective. Then we will move on to the further constitutional development which has evolved in our ठीक है, Indian country. ठीक है, ठीक है, And if yes, sir. ठीक है, गुड, चलिए। मैं कहूंगा कि आप सब जब जा रहे हैं बहुत डीपर लेवल पे जा रहे हैं। मैं इसे शुरू करूंगा तो पहले तो ये टॉपिक है, टॉपिक की एनालिसिस करूंगा। टॉपिक क्या है? ये जो टॉपिक है, फंडामेंटल राइट्स टू एजुकेशन, कमर्शियलाइजेशन इम्पैक्ट, आई विल से दिस कंटेन्स 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, second is commercialization, third is impact, and therefore I would say that I will distribute my discussion in 3 parts: fundamental right to education, commercialization, and its impact. So students should at first learn that these things are our focus, and I must understand this basic thing, and then I will go either to the history or to the philosophy or to something. And many times I have found that the dissertation students, sometimes PhD students also, when they have a topic and when they present either in the form of synopsis or in the form of final presentation, at least at dissertation level, even in ILI, उनसे पूछ देते हैं कि भाई ये फंडामेंटल राइट का क्या माने है, क्योंकि आपके टॉपिक में फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन है। तो उसका जवाब जो पहली बार में आता है वो एक्सपेक्टेड जवाब से अलग आता है। जैसे कुछ ने कह दिया कि सर ये बहुत बेसिक राइट है। बेसिक राइट इज वेग टर्म, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का राइट भी बेसिक राइट है। एजुकेशन इटसेल्फ इज ए बेसिक राइट। ये अभी एजुकेशन तो बेसिक राइट है ही। क्या जॉब पाना बेसिक राइट नहीं है? लेकिन क्या वो फंडामेंटल राइट है? तो आपके आंसर शुरुआत में ही डाउटफुल होने लगते हैं, उस पर आर्गुमेंट होने लगता है। फंडामेंटल राइट क्या है? अब उसको जिसने कभी ध्यान नहीं दिया कि मुझे अगर पूछा जाए तो मुझे कोई बड़ा लेक्चर नहीं देना है, मुझे 1 घंटे का, मुझे तो 1 मिनट में बताना है। तो मुझे बताना है कि फंडामेंटल राइट सर वो राइट है जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं, और फंडामेंटल इस सेंस में क्योंकि फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड में, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट से भी हम इन्फोर्स करा सकते हैं। दिस इज अ सिंपल आंसर। So fundamental right to education is first part. Commercialization means what? Commercialization and non-commercialization are 2 things. Commercialization, when commerce is a word which is used in management sense, it is used in law also. हम लोग ट्रेड और बिजनेस इस वर्ड का यूज हुआ है आर्टिकल 19 में भी। पूरा कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है ये कॉमर्शियल लॉ का एक पार्ट है। कॉमर्शियलाइजेशन मींस समथिंग बेस्ड ऑन कंसिडरेशन। नॉन कॉमर्शियलाइजेशन मींस हम मिलते हैं, नमस्ते करते हैं, कोई कंसिडरेशन नहीं है। टीचर स्टूडेंट से मिलता है, उसका हालचाल पूछता है, स्टूडेंट टीचर से मिलता है, उनको ग्रीट करता है, कोई कॉमर्शियल कंसिडरेशन नहीं है उसमें। नॉन कॉमर्शियल रिलेशनशिप नॉन कॉमर्शियल होते हैं। हम बाहर निकलते हैं, हम कंज्यूमर हो जाते हैं, घर के अंदर होते हैं, नॉन कॉमर्शियल रिलेशनशिप है हमारे। सो कॉमर्शियलाइजेशन नेसेसरीली इंक्लूड्स सम टाइप ऑफ कंसिडरेशन एंड इट्स इंपैक्ट, क्या उसका प्रभाव है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? Because education is generally supposed to be a service, a pious job. और pious job का commercialization कर दिया गया, जहां कंसिडरेशन डोमिनेट कर रहा। पैसा है तो एजुकेशन है, पैसा नहीं है तो एजुकेशन नहीं है। तो एजुकेशन जो इनिशियली है, शुरुआत से ही हमें मानते रहे कि ये एक बहुत पायस जॉब है, हम ये मानते रहे कि ये एक सर्विस है, सेवा है। इसमें पैसा डोमिनेट नहीं करता, पैसा एक छोटा फैक्टर है, पर पैसा डोमिनेट नहीं करता।
लेकिन हम पाते हैं कि विद द पासेज ऑफ टाइम, स्पेशली 90s, पैसा डोमिनेट करने लगा। स्थिति ये हो गई कि अगर पैसा है तो एजुकेशन है, पैसा है तो एजुकेशन नहीं है। और फिर उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट। तो मैं इस तरह शुरू करूंगा। फंडामेंटल राइट की चर्चा पिछले क्लास में कर दी, इसलिए फंडामेंटल राइट नहीं बताऊंगा मैं। एजुकेशन क्या है, इसको 2 लाइन में जरूर बताना चाहिए हमें। एक फिलोसफिकल टर्म है एजुकेशन क्या है। सा विद्या व विमुक्ते, विद्या जो होती है हमें मुक्त करती है। विद्या थोड़ा बड़ा शब्द है, शिक्षा थोड़ा छोटा शब्द है। शिक्षा का मतलब कि कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से, हमारे आसपास जो अंधकार है उससे प्रकाश की ओर जो ले जाता है वह शिक्षा हो गई, वह विद्या हो गई। यद्यपि दोनों में फर्क है। तो एजुकेशन ऐसी चीज है जो एक लाइट की तरह है। जैसे हजारों वर्षों से किसी कमरे में, अगर किसी गुफा में अगर हजारों वर्षों का अंधेरा है, तो एक दिया सलाई की तीली से भी वो अंधेरा हजारों वर्षों का क्यों नहीं है, वो कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, जब तक वो दिया जलता है, जब तक वो लाइट जलती है। तो एजुकेशन ऐसी चीज है जो हमारे अंदर की हमें 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 प्रकाशवान करती है। हमें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय हर दृष्टि से हमें शक्ति संपन्न करती है। हमारी सूचना के दायरे को बढ़ाती है। हमारे अंदर में सोच की एक रैशनल क्षमता डेवलप करती है, जिसको कि फंडामेंटल ड्यूटी में कहा गया है स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म। 2H अगर आप देखेंगे, फंडामेंटल राइट, सॉरी 2H नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी का, नॉट फंडामेंटल, फंडामेंटल ड्यूटी के H को आप देखेंगे तो स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म। एजुकेशन क्या करती है, स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म को, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को बढ़ावा देती है, रैशनल थिंकिंग को बढ़ावा देती है। अगर ये नहीं करती है तो एजुकेशन थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे लिए डाउटफुल है। तो इसलिए फंडामेंटल राइट बताया हमने, एजुकेशन क्या है ये बताया, कॉमर्शलाइजेशन क्या है ये बताया, और उसका इंपैक्ट क्या है ये बताया। ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर हम लोग उसको समझते हैं। एलएलबी में तो आप इस तरह जाते नहीं, आप तो बताते हैं फंडामेंटल राइट क्या है, तो आप बताएंगे फंडामेंटल राइट में राइट का मतलब क्या है, फंडामेंटल का मतलब क्या है, और फंडामेंटल राइट कैसे लीगल राइट से अलग है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से अलग है। ये मैं कहता हूं कि ऐसे मैं शुरुआत करूंगा। दूसरी बात जो हमारे अध्यापकों को ध्यान रखनी चाहिए, जब हम क्लास लेते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सब लोग ऐसा करते होंगे, थोड़ा सा पिछले क्लास का डिस्कशन जरूर होना चाहिए, अगर वो अनकनेक्टेड नहीं है तो। अगर वो कनेक्टेड है तब जरूर डिस्कशन होना चाहिए कि भैया पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। तो जो स्टूडेंट क्लास में थे उनको ध्यान में आ जाता है, जो नहीं थे उनको भी ध्यान में आ जाता है कि अच्छा ये क्लास थी। और इसलिए वह चीज हर जगह लागू होती है, चाहे वो पीजी की क्लास हो, चाहे पीएचडी की, चाहे एलएलबी की। और इसलिए वापस में जाऊंगा फिर से और आपको ध्यान दिलाऊंगा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने यह चर्चा की थी, रीडिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज इनटू फंडामेंटल राइट्स, जो 17 को क्लास हुई थी हमारी। आई एम थैंकफुल टू यू एंड राकेश भैया ऑल्सो, आप लोगों ने दोनों क्लास जो है ये 17 की 18 की क्लास 17 को ली, 23 की क्लास भैया 22 को लेने वाले हैं। तो आप एकोमोडेट कर ले रहे हैं, तो मेरे अदर कमिटमेंट्स जो है वो भी मैं कर सकता हूँ। थैंक यू। अब क्या इस टॉपिक का जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था उसके डिटेल में तो नहीं जाएंगे, क्या इसका सिग्निफिकेंस इस टॉपिक पर है, तो हम पाते हैं कि बिल्कुल है। कैसा सिग्निफिकेंस है सब लोग जानते हैं इस बात। हम आज डिस्कस कर रहे हैं राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट का एक्सप्रेसली पार्ट बन गया है 21 कैपिटल ए में, जो 86th अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में इनकॉर्पोरेट हुआ। 2002 में ही हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी चेंज किया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में पहले से एग्जिस्ट था एक प्रोविजन, उसको चेंज किया, मॉडिफाई किया, और उसके बाद
फंडामेंटल ड्यूटी में एक नई चीज इनकारपोरेट किया। तो इस प्रकार ये जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, फंडामेंटल रीडिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज इनटू फंडामेंटल राइट्स, आई थिंक राइट टू एजुकेशन उसका एक बहुत ही जीवंत उदाहरण है, वेरी लाइवली एग्जाम्पल। एंड देयरफॉर आई फील कि जिन्होंने भी सिलेबस ड्राफ्ट किया है उनके दिमाग में जरूर ये बात रही होगी कि जब हम ये बात पढ़ेंगे रीडिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, तो उसके बाद एजुकेशन जो है वो ऑटोमेटिक इसका एक बड़ा अच्छा इलस्ट्रेशन होगा। सो आई कमेंड द मेकर्स ऑफ द सिलेबस आल्सो फॉर दिस पर्पस। नाउ देख रहे हैं ये पॉइंट हमने कवर कर लिया है। पहला ये पीपीटी, फंडामेंटल राइट्स क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं, उस पर नहीं जाएंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है डिस्कस कर चुके हैं, उस पर नहीं जाएंगे। नाउ आई होप कि ये आपको पीपीटी दिख रही होगी जो यूडीएचआर से जुड़ी हुई है। मैंने यूडीएचआर वाली पीपीटी खोली है, अगर नहीं दिख रही है तो आप बोलेंगे कि सर नहीं दिख रही है। मैं प्रिज्यूम करता हूं कि ये पीपीटी आपको दिख रही है। नाउ थर्ड वे ऑफ इन बिगिनिंग in PG classes, not in UG classes, in PG classes, in PhD classes, for the purpose of research article, for the purpose of seminar conference presentation is this. What is first? First is to analyze the topic in a very simplistic manner. LLB student की तरह आपने analyze किया. Second is go to the revision part. अगर revision का कोई है class वास की बात है तो. Third is start with international law provision when you are dealing with any national provision. To start with. Why? क्योंकि इससे क्या है कि एक आपको इंटरनेशनल डेवलपमेंट ब्रीफ में पता चल जाता है, बहुत डिटेल में जाना नहीं है, then you come to Indian development or you can compare. So this is the third way of writing something for the purpose of research paper. आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं उसके एनालिसिस करके और फिर आप इंटरनेशनल लॉ के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इंटरनेशनल लॉ में वी हैव वेरियस डॉक्यूमेंट्स एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इनिशियल डॉक्यूमेंट एग्रीड अपॉन बाय ऑल is Universal Declaration of Human Rights. However, the limitation of UDHR is that it is not a binding document. It is not binding document. You cannot take action. It has a persuasive value also. Only ये type of मतलब moral precept है केवल। ये Article 26 में it recognizes right to education. UDHR. Everyone has the right to education. Everyone. See the word everyone. Education shall be free at least in the elementary and fundamental stage. So one uses everyone has the right to education. Why the word everyone? Because it was thought that education is not the right of everyone. ये जो सब लोग पढ़ लेंगे तो घर का काम कौन करेगा? I remember still when I was in hostel, तो कभी-कभी दोस्तों के बीच में बात आती थी, अरे अनुराग सब पढ़ लेंगे तो ये काम कौन करेगा घर का? हाँ? तो एजुकेशन इज फॉर एवरीवन। ये जो मेंटेलिटी है, इस मेंटेलिटी को बदलने के लिए कहा गया एवरीवन राइट टू एजुकेशन। सेकंड कारण क्या था? सेकंड रीजन ये था कि जो वेस्टर्न फिलॉसफी है वह इंस्टीट्यूशनली, लीगली, नॉट जस्ट सोशली, लीगली ये स्वीकार करती थी कि जो मेल और फीमेल है उसमें फीमेल के पास राइट्स बहुत लिमिटेड है और इसलिए पहली राइट केवल मेल को मिलनी चाहिए, सेकेंड राइट फीमेल को मिलनी चाहिए। ये दूसरी वेस्टर्न फिलॉसफी का पार्ट ये था कि पहला राइट जो है वो मास्टर का है, उसके बाद शायद सर्वेंट को राइट मिलेगा जो स्लेव्स हो सकते हैं। तो मेन राइट तो कोई भी राइट, नॉट एजुकेशन, कोई भी राइट केवल मास्टर का है।
उसके बाद फिल्टर होकर शायद ये सर्वेंट या स्लेव के पास जाता है। इंडियन सोसाइटी भी कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी रही है, लेकिन हाँ, हम लोगों ने लीगली ऐसा स्टेट के अनुसार स्टेट के अनुसार ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। सोशली डिस्क्रिमिनेशन रहा है कि लड़की को हम कम पढ़ाएंगे, लड़के को ज्यादा पढ़ाएंगे, ये लंबे समय से रहा है। या ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि हम देखते हैं कि जो लड़कियां हैं उनको भी बराबर की एजुकेशन, शस्त्र और शास्त्र दोनों शिक्षा दी गई। माता सीता के बारे में कहा जाता है कि वो धनुष अपने एक हाथ से उठा लिया करती थी। लेकिन उसके नेगेटिव एग्जाम्पल्स भी हैं जिसमें कि लड़कियों को हम शिक्षा नहीं देते थे और शिक्षा के बहुत सारे आंदोलन चले। तो हम इतना कह सकते हैं कि इंडियन फिलॉसफी वाज बेटर देन वेस्टर्न फिलॉसफी इन मेनी रेस्पेक्ट, बट इट वाज नॉट एट द बेस्ट। एजुकेशन शैल बी फ्री एट लीस्ट इन एलिमेंट्री एंड फंडामेंटल स्टेजेस। यदि पॉसिबल हो तो हर जगह फ्री हो, नहीं वो कम से कम एलिमेंट्री और फंडामेंटल स्टेजेस पर वो फ्री होना चाहिए, ताकि उसको एक रास्ता मिल जाए, कुछ पढ़ना लिखना जान जाए व्यक्ति। एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी कंपल्सरी आल्सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपल्सरी। ना कंपल्सरी जो चीज है ना, ये थोड़ा सा राइट, जो इंडिविजुअल राइट है उसके अगेंस्ट में होता है। कैन यू कंपेल ए पर्सन फॉर सर्टेन थिंग? जनरली द आंसर इज नो। Can you compel a person to eat something? No. Can you compel a person to speak something? No. Can you compel a person to marry someone? No. Can you compel a person to do a job? No. But can you compel a person with elementary education? Yes. तो ध्यान रखना है कि जो ऑटोनॉमी का कंसेप्ट है, कुछ मामलों में प्राइवेसी का कंसेप्ट है, इट इज माय डिसीजन, हम क्या करें, डिस्क्रिशनरी है मेरा। इसी क्या वो माय डिस्क्रिशन कि हाँ हम एजुकेशन ले कि ना ले? नो, इट इज नॉट। क्या मेरा डिस्क्रिशन है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं? नो, इट इज नॉट। ध्यान रखना। तो जो ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ ऑटोनॉमी है, वैसे तो ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ ऑटोनॉमी इज अगेन द ओनली कंसेप्ट ऑफ वेस्ट, नॉट ऑफ ईस्ट। क्योंकि वेस्ट जो है, पिछली क्लास में लोगों ने चर्चा किया था, our philosophy is a duty oriented philosophy. It is duty to give education and automatic ये right हो जाता है। But then western philosophy में autonomy आ गई है कि autonomy है हमारी, हम जैसे चाहे रहेंगे, जैसे चाहे करेंगे। इसके pros भी है, cons भी है। तो elementary education is compulsory, so that's why there is an autonomy, but the autonomy is limited to certain thing. One is elementary education. You cannot just say that no, I cannot be compelled to study. Elementary education तो compulsory है, आपको लेना पड़ेगा, और गार्जियन को कंपल्सन किया गया कि उनको देना पड़ेगा, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में भी है। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन शैल बी मेड जनरली अवेलेबल। ये जो है फ्री नहीं हो सकता क्योंकि महंगा है, कंपल्सरी नहीं हो सकता क्योंकि चॉइसेस अलग अलग हो जाते हैं। भाई क्यों आप कंपेल करेंगे कि हम इंजीनियर ही बने? क्यों कंपेल करेंगे कि हम डॉक्टर बने? क्यों कंपेल करेंगे कि हम लॉयर बने? यू आर नो वन टू। यहां ऑटोनॉमी का कंसेप्ट लागू हो रहा है। आप देखिए यूडीएचआर का जो पहला अगर आप पढ़ेंगे तो जो सेम आर्टिकल, दैट इज क्लॉज 1, one part denies autonomy, second part respects autonomy. Technical and professional education shall be made generally available but not compulsory. सबको नहीं है। आप पढ़ना चाहे टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन लेना चाहे लीजिए, नहीं तो क्लासिकल एजुकेशन में जाइए, आप बीए करिए, आप आर्ट्स पढ़िए, आप चित्रकार बनिए। राइट टू चॉइस एंड राइट टू ऑटोनॉमी। So the jurisprudential thing that you can recognize is that UDHR Article 26 Clause 1 at a time makes two competing claims. One, it respects privacy and autonomy of a person, but at the same time, it declines when it says that the elementary education shall be compulsory, and both have their strong merit, strong argument, and their strong justification. Higher education shall be equally accessible to all
ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। लास्ट जो पॉइंट है फर्स्ट क्लॉज का, हायर एजुकेशन शैल बी, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि आपके पास, आप अगर पॉसिबल हो तो अगली क्लास से कोई भी क्लास हो, विद द परमिशन ऑफ योर डायरेक्टर, अपने साथ लैपटॉप लेके रखिए और उसके बाद उसको जो है तुरंत ही आप सर्च करके उसको अपने डाल लीजिए, और अगर पॉसिबल तो गूगल डॉक पे काम करिए। आप वर्ड की बजाय गूगल डॉक पे आप काम करिए, और वर्ड पे काम करते हैं तो वर्ड में फिर नोट वन पे काम करिए आप, क्योंकि उसमें उसमें सेव करने का झंझट नहीं होता और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं आप। ठीक है, कंप्यूटर छूट भी गया, दूसरे कंप्यूटर पे काम कर लेंगे आप गूगल डॉक पे। हायर एजुकेशन शैल बी इक्वली एक्सेसिबल टू ऑल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। इक्वली एक्सेसिबल का मतलब यह है कि कोई भी वहां पा सकता है, आप लेना चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं लेना चाहेंगे तो कोई बात नहीं है, बट इक्वली एक्सेसिबल। हायर एजुकेशन शैल बी इक्वली एक्सेसिबल टू ऑल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। इस पॉइंट को दो भागों में बांट सकते हैं। हायर एजुकेशन इज इक्वली एक्सेसिबल, क्या मतलब है इसका? आई रिमेम्बर जब मैं बीएचयू पढ़ता था और राकेश भैया थे और भी लोग हैं, सब लोग को याद होगा, हमारे प्रोफेसर थे प्रोफेसर एमपी सिंह सर, वो कहते थे दैट प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इज लाइक अशोका होटल, अवेलेबल टू ऑल बट ओनली ए फ्यू कैन गो। अशोका होटल उस समय का नंबर 1 होटल माना जाता था, अब तो कई होटल आ गए हैं। तो अशोका होटल इज एक्सेसिबल टू ऑल, कोई भी जा सकता है, पर कौन जा सकता है? जिसके पास पैसा होगा या स्पेंडिंग कैपेसिटी होगी वही जा सकेगा। शायद अशोका होटल को देखने वाले 1% लोग अशोका होटल पे जाते थे। तो आई रिमेम्बर अशोका होटल इज ए 5 स्टार होटल। फर्स्ट टाइम आई वेंट टू ए 5 स्टार होटल, आई थिंक वाज इन सम मैरिज सेरेमनी, जब मेरी उम्र करीबन 30-32 साल के आसपास हो गई। ठीक है, चीजें बदल रही है, मेरे बच्चे तो अभी ही चले जा रहे हैं, कभी कभी कोई प्रोग्राम हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि हायर एजुकेशन इज इक्वली एक्सेसिबल कहने का मतलब, एक्चुअल मतलब क्या है? आपने कह दिया इक्वली एक्सेसिबल, हाँ भाई किसी के लिए भी अवेलेबल है, इक्वली एक्सेसिबल नॉट लाइक अशोका होटल, इक्वली एक्सेसिबल नॉट लाइक अशोका होटल। आपने उसकी फीस रख दी, लाखों रुपए रख दी, कैसे अवेलेबल होगा इक्वली एक्सेसिबल? इक्वली एक्सेसिबल इज ए फन। इक्वली एक्सेसिबल का मतलब ठीक है सबके लिए है। क्यों इक्वली एक्सेसिबल कहा? क्योंकि वेस्टर्न कंसेप्ट ये था कि फीमेल तो एजुकेशन ले ही नहीं सकती। आपकी मैंने चर्चा किया था शायद पिछली क्लास में कि राइट टू एजुकेशन, लेट मी क्लोज द डोर, सम नॉइज इज कमिंग। यस, कि वेस्टर्न कंट्री में तो 1919 और 1920-25 के बाद राइट टू एजुकेशन महिलाओं को मिला। उनको बराबर का एजुकेशन नहीं अवेलेबल था, इवन इन ऑक्सफोर्ड, इवन इन आई मीन जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उनको एजुकेशन राइट, बराबर का राइट नहीं था उनको एजुकेशन का। तो इक्वली एक्सेसिबल का मतलब हो गया कि वो महिलाओं को भी बराबर का अधिकार है। And let me quote a provision for that purpose. Yes, the provision is (1919) में एक एक्ट उन्होंने पास किया, द सेक्स डिस्क्वालिफिकेशन रिमूवल एक्ट। इसके बाद उनको यूनिवर्सिटी में जाने का बराबर का अधिकार मिला। इंग्लैंड में सोचिए 1919, आज से लगभग 100-101 साल पहले। तो वहां पर इसलिए जो इक्वली एक्सेसिबल के पीछे की जो फिलॉसफी है वो ये है कि आप ये नहीं कह देंगे, यू विल नॉट से फीमेल को नहीं मिलेगा एजुकेशन, या मिलेगा तो सेलेक्टिव मिलेगा। नो, इक्वल एक्सेसिबल 1919 में आ गया, इक्वली एक्सेसिबल है वो, राइट। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो ऑक्सफोर्ड में 1920 और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में 1940 में फीमेल को फुल मेंबरशिप मिली पढ़ने की, 1940 में।
तो दिस वाज व्हाई दिस, अब इससे आप समझ सकते हैं कि व्हाई दिस टाइप ऑफ प्रोविजन वाज मेड अंडर यूडीएचआर। इक्वल एक्सेसिबिलिटी के कई रीजन हैं। एक रीजन ये है कि फीमेल और मेल के बीच में एजुकेशन को लेके बहुत डिस्क्रिमिनेशन था, जो 1940 तक रहा। तो 1948 में जब यूडीएचआर बना तो उन्होंने कहा नो, इट शुड बी मेड एक्सेसिबल टू ऑल, मेल फीमेल, स्लेव्स नॉन स्लेव्स, ये क्या चीज होती है, और इसलिए प्रोविजन किया। सेकेंड इज एजुकेशन शैल बी डायरेक्टेड टू फुल डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन पर्सनालिटी। फुल डेवलपमेंट, फुल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? केवल कॉमर्शियल डेवलपमेंट नहीं, केवल नौकरी पाले वो नहीं, हमारे अंदर मतलब ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब, ज्ञान एक बहुत बृहद टर्म है, ठीक है, और हर तरह का ज्ञान हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म का भी ज्ञान हो, अर्थ का भी ज्ञान हो, काम का भी ज्ञान हो और मोक्ष का भी ज्ञान हो, सभी चीजें एक साथ है। फुल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedom. Respect for human rights and fundamental, again यहाँ जो फिलोसफी है वही पुरानी फिलोसफी है वेस्टर्न वाली, उसको वो चैलेंज करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल फ्रीडम फॉर नॉट ऑल। स्लेव्स के लिए फंडामेंटल फ्रीडम के प्रति कोई रेस्पेक्ट उनको नहीं था, वीमेन के प्रति फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट के लिए कोई रेस्पेक्ट उनको नहीं था। तो कहा कि इसको डिक्लेयर कर दिया यहाँ कि एजुकेशन का ये मतलब है। It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial, religious groups. एजुकेशन का क्या पर्पस है? एजुकेशन का पर्पस ये है कि हम टॉलरेंस को डेवलप करेंगे लोगों में, कि भाई थोड़ा सहिष्णु बनना चाहिए, हमें थोड़ा सहिष्णु होना चाहिए, दूसरे की बात सुनने की क्षमता होनी चाहिए। इवन if कभी कभी कुछ गलत बात भी कहते तो कोई बात नहीं है, तुम्हें तो रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग, समझ हो, टॉलरेंस हो, फ्रेंडशिप हो, नेशंस के बीच में, रेसेस के बीच में, रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में। रेसेस के बीच में तो वह बहुत प्रॉब्लम रही है, अभी भी है। ब्लैक एंड व्हाइट आप देखते हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर्स अभी भी आ रहा है, हमारे कंट्री में भी है, ऐसा नहीं है। रिलीजियस ग्रुप्स का ये मतलब है जो इस्लाम को मानने वाले जो कट्टरपंथी है, उनका मानना यह है कि केवल इस्लाम ही सही रास्ता है। क्रिश्चियन को मानने वाले जो कट्टरपंथी है, उनका कहना है कि केवल चर्च के माध्यम से स्वर्ग में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है, जो रिलीजियस ग्रुप है, इनके बीच में आपस में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। आपस में मतलब कि कन्फ्लिक्ट का मतलब, हमें एजुकेशन में ऐसी चीज नहीं पढ़ानी है जो कि कन्फ्लिक्ट को पैदा करे। हमें क्या डेवलप करना है? हमें उनके बीच में, आपस में लोगों के बीच में फ्रेंडशिप डेवलप करना है, टॉलरेंस डेवलप करना है दूसरे के प्रति, और furtherance the activities of United for the maintenance of peace. And last is, parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children. पेरेंट्स के पास ये चॉइस है किस तरह की एजुकेशन हम उनको दें अपने बच्चों को। ये उसमें कह दिया गया है कि कंपलसरी तो है, पर एलिमेंट्री एजुकेशन आप किस तरह की देंगे, किस लैंग्वेज में देंगे, ये जो है ये पेरेंट्स को एक चॉइस दी गई है। इंटरनेशनल लॉ के कंटेक्स्ट में जो नया पॉइंट है, चूंकि ये तो 1948 का है यूडीएचआर, नया पॉइंट है वो ये है कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए हैं, 2015 में इनको स्वीकार किया गया है, और उसमें एक गोल है एंड पॉवर्टी, प्रोटेक्ट प्लैनेट एंड इंश्योर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बाय 2030। आज से 9 साल के बाद हम खत्म कर देना चाहते हैं विश्व से गरीबी, प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे खतरे हैं उनसे, एनवायरनमेंट भी एक खतरा है, और पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बाय 2030। इसमें भी राइट टू एजुकेशन को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा गया है। तो ये यहां से हमें शुरुआत करते हैं। अब आते हैं हम, मैंने स्लाइड थोड़ी सी चेंज की है आपके लिए, और अब स्लाइड आ गई हमारी हायर हिस्ट्री ऑफ राइट टू एजुकेशन। हमें मुझे उम्मीद है कि ये राइट टू एजुकेशन की जो हिस्ट्री को लेकर जो पीपीटी आपको दिख रही होगी, नहीं दिखेगी तो मुझे तुरंत बताएंगे आप। सबसे पहले हमारे पास जो प्रोविजन है, हाँ जी, पॉसिबल स्लाइड शो में कर दीजिए तो थोड़ा बड़ा दिख जाएगा। नहीं, स्लाइड शो किया हुआ है, ये मैंने स्लाइड शो में ही किया हुआ है।
सर एक बार F5 दबा के वापस से कर पाएंगे? मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ F5 करके मैं देखता हूँ। मैंने किया हुआ F5 का दबा दिया मैंने। ओके सर, ठीक। तो अब हिस्ट्री ऑफ, इसलिए इसलिए मैं ध्यान कर रहा हूं कि मैं सारी चीजों को बोल के एक्सप्लेन कर दूं, ताकि अगर स्लाइड्स विजिबल ना भी हो तो भी आप देख सकें। द स्टेट shall endeavor to provide within a period of 10 years from the commencement of this constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years। ये हमारा करंट प्रोविजन नहीं है। ये प्रोविजन डायरेक्टली जो है राइट टू एजुकेशन के बारे में प्रोवाइडेड था आर्टिकल 45 में, जो कि ओरिजिनली हमने 1950 में इन्फोर्स किया, 1949 में बनाया, 1950 में हमने इन्फोर्स किया, जो कि पूरे 20th सेंचुरी तक कंटिन्यू किया। 21st सेंचुरी में 2002 में हमने इस प्रोविजन को अमेंड कर दिया। तो हमारा ओरिजिनल प्रोविजन क्या था? State shall endeavor to provide within a period of 10 years, 10 साल का पीरियड दिया गया था स्टेट को। 1950 से 1960 तक आपको करना है। 1960 तक किस लिए करना है? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये 10 साल के अंतर्गत ही आपको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन सबको देना है। ऐसा प्रावधान कर देना है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऐसा नहीं है सबको मिल जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। नए बच्चे तो आते रहेंगे हमेशा, लेकिन आपको ऐसा करना है कि 10 साल के अंदर फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन सबको मिलना शुरू हो जाए। ऑल चिल्ड्रेन, ये नहीं कि शेड्यूल कास्ट का बच्चा है तो वो नहीं पढ़ेगा, हमारे घर में काम कर रहा है डोमेस्टिक सर्वेंट का बच्चा है तो नहीं पढ़ेगा, हमारे खेत में काम कर रहा है वो पढ़ने चला जाएगा तो हमारे खेत को कौन काम करेगा। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये एक फ्री कंट्री है, सबके लिए है। हमारी सुविधा पे चीजें नहीं होगी कि वो हमारी दुकान पे कौन काम करेगा। एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन until they complete the age of 14 years, 14 साल तक का जब समय है उस समय तक का समय रखा गया है। 14 इयर्स क्यों है, इसको लेकर थोड़ा सा हम बात कर सकते हैं पर ये जो है हमारा ओरिजिनल प्रोविजन था 1950 में। इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें थी। एक तो कि सारे स्टेट को, स्टेट का मतलब यूनियन भी है, स्टेट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, यूनियन लेजिस्लेचर भी, स्टेट लेजिस्लेचर भी है, और बाकी अदर अथॉरिटीज भी, उसमें लोकल अथॉरिटीज भी शामिल है। उसमें इस सबके लिए ड्यूटी थी, ये फंडामेंटल ड्यूटी थी उनकी, स्टेट्स की, कि आप 10 साल में ऐसे प्रोविजन बना लेंगे कि लोगों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन हम दे सके। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट हिस्ट्री में जाएंगे। 23 नवंबर 1948 को इस आर्टिकल पे डिबेट हुई। ड्राफ्ट आर्टिकल था 36, आर्टिकल 36 ड्राफ्ट आर्टिकल था हमारा। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वैसे तो आजकल ऑनलाइन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट पूरा का पूरा इजीली अवेलेबल है और आपको देखना जरूर चाहिए, पर एक वेबसाइट है constitutionofindia.net करके, इस पे आपको थोड़ा सा वो ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से आसानी से मिल जाता है। अगर आप आसानी से सर्च करना चाहते हो पूरा, अगर आप डिबेट नहीं पढ़ना चाहते हो, रेफरेंस तो ये देना है कि पूरा डिबेट आप पढ़िए, पर किसी कारण से आप नहीं पढ़ पाते हो तो इस वेबसाइट पे जाकर के आप देख सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। ड्राफ्ट आर्टिकल 36 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, क्या बात कही गई वहां? जो प्रपोज्ड प्रोविजन था वो प्रोविजन था थोड़ा सा अलग। शुरू में 7-8 वर्ड एक्स्ट्रा थे। क्या थे? एवरी सिटीजन इज इंटाइटल्ड टू फ्री प्राइमरी एजुकेशन एंड, और उसके बाद जो है 1950 की प्रोविजन थी, the state shall endeavor to provide within a period of 10 years from the commencement of this constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years। तो पहला जो ये 7-8 वर्ड थे, इस वर्ड को हटा दिया गया। एवरी सिटीजन इज एंटाइटल्ड टू फ्री एंड प्री प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है। माय सेकंड क्वेश्चन टू यू ऑल इज, क्यों हटाया गया इसको? सोच के बताइए। शायद आपको पीपीटी नहीं दिख रही होगी तो मैं फिर से बता दूं कि जो प्रपोज्ड प्रोविजन था ड्राफ्ट आर्टिकल 36 में,
वहां लिखा हुआ था एवरी सिटीजन इज एंटाइटल्ड टू फ्री प्राइमरी एजुकेशन एंड द स्टेट शैल एंडेवर, जो कि 45 2002 के पहले का 45 था वो था। बाद में इसको हटा दिया गया, एवरी सिटीजन इज एंटाइटल्ड टू फ्री प्राइमरी एजुकेशन एंड। क्यों हटाया गया इसको बताइए। So citizen includes the person who are even above 14 years. So that can have a contradictory consequences. सिटीजन में आपका कहना है कि 14 से ऊपर भी आते हैं, लेकिन वो तो लिखा हुआ है प्राइमरी एजुकेशन लिखा है ना वर्ड, एवरी सिटीजन इज इंटाइटल्ड टू फ्री प्राइमरी। अच्छा अच्छा, आपका ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 14 साल से ज्यादा है वो भी प्राइमरी एजुकेशन लेना चाहता है तो शायद उसको भी हमें देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, लेकिन आप उसमें देखेंगे ध्यान से कि बाद में 14 इयर्स वर्ड लिखा हुआ है, एवरी स्टेट इज इंटाइटल्ड टू फ्री प्राइमरी एजुकेशन एंड द स्टेट शैल। ठीक है, बट आई थिंक देयर इज ए ग्रेट पॉइंट इन दिस एंड दिस डिड नॉट कम टू माय माइंड। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। ठीक है, क्या शुभ नाम है आपका, कौन बता रहे हैं? सर दिव्यांश शुक्ला। दिव्यांश, अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? पीएचडी रजिस्ट्रेशन के अलावा कुछ काम भी कर रहे हैं आप? यस सर, पढ़ा रहे हैं। हाँ, पढ़ा रहे सर, पीएसआईटी कॉलेज ऑफ लॉ में पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड। आई थिंक दिस इज ए न्यू पॉइंट, थैंक यू वेरी मच दिव्यांश। और मेरे दिमाग में ये बात तो आई नहीं, लेकिन आई थिंक देयर इज ए मेरिट इन दिस कि ऐसे में क्या होता कि शायद उनका स्कोप बढ़ जाता कि अगर कोई प्राइमरी एजुकेशन ज्यादा उम्र का व्यक्ति भी लेना चाहता है तो वो भी देना पड़ता। ठीक है, चलिए, और कोई बात, इसको क्यों हटाया गया? जल्दी बताइए क्योंकि टाइम थोड़ा कम है हमारे पास, आधे घंटे में काफी कवर करना है हमें। Sir, even the difference between citizen and persons can be drawn here because not only citizen, even who are persons should be entitled who are not the citizen of India. Might be. ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं सिटीजन वर्ड इसलिए हटा दिया गया ताकि पर्सन के लिए इसको बचा रहे, ये कहना चाहते हैं आप? Sir, persons जो है, suppose if anyone who is not citizen of India and is residing in India, that person should also have the equal right to education. चलिए, ठीक है, that I think again is another good point कि भाई आप इस आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि वो सिटीजन नहीं है इसलिए नहीं पढ़ाएंगे, नॉन सिटीजन है तो भी उसको ही पढ़ाएंगे आप। ठीक है, गुड। और ये जरूरी भी था क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आने के पहले ही यूडीएचआर में बात आ गई थी ऑलरेडी। हमारे 50 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ और 49 में हुआ, लेकिन 1948 में ही यूडीएचआर आ गया था, तो शायद इट वाज एसेंशियल। थोड़ा गुनगुना पानी दीजिए, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज अगेन ए गुड पॉइंट, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई थिंक इट इज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ टुडेज क्लास कि सिटीजन और एज दो बातें उन्होंने कही है। चलिए, और कोई पॉइंट? मैं एक छोटा सा पॉइंट डालता हूं, ये बात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में आई भी थी, वो ये थी कि जो पहला 7-8 वर्ड है वो है एवरी सिटीजन इज इंटाइटल्ड टू फ्री प्राइमरी एजुकेशन। ये जो 7-8 वर्ड है, जैसे जो वर्ड एंटाइटल्ड लग जाता है ये उनको एक इन्फोर्सेबल राइट दे देता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाए गए थे वो इस दृष्टि से बनाए गए थे कि इनका कोई इन्फोर्सेबल राइट जो है हम नहीं देने वाले हैं, ड्यू टू वेरियस रीजन हम उनको कोई इन्फोर्सेबल राइट नहीं देने वाले हैं। और चूंकि हम इन्फोर्सेबल राइट नहीं देने वाले हैं उनको, तो अगर हम एंटाइटल्ड वर्ड यूज कर लेंगे तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। और इसलिए इंटाइटल्ड वर्ड को हटा दिया गया क्योंकि इन्फोर्सेबल राइट तो हमारे पास केवल फंडामेंटल राइट में है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जब सरदार पटेल की कमेटी बनी थी फंडामेंटल राइट की, जो सब कमेटी थी, उन्होंने फंडामेंटल राइट का एक चैप्टर बनाया था, उसके 2 पार्ट कर दिए थे। एक को इन्फोर्सेबल राइट बताया था, दूसरे को अनइन्फोर्सेबल राइट बनाया था।
बट लेटर ऑन इट वाज थॉट कि जब अनइंफोर्सेबल है तो उसको अलग ही कर दिया जाए. दैट बिकेम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज. सो दिस वाज द रीजन गिवन इन द in the Constituent Assembly debate. Now, एक और डिबेट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में. वहां ये कहा गया था कि आपने यहां जो वर्ड यूज किया है वो वर्ड यूज कर लिया आपने प्राइमरी एजुकेशन, सॉरी आपने आपने यूज कर दिया एजुकेशन वर्ड यूज कर लिया. जब आप 14 साल तक के बच्चों को दे ही रहे हैं तो क्यों नहीं प्राइमरी एजुकेशन वर्ड का यूज करते हैं आप. ये और लिमिट हो जाएगा क्योंकि स्टेट की जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है. अभी देश नया नया अभी अभी आजाद हुआ है, हमारे पास रिसोर्सेज की भी कमी है, ठीक है, और खतरे भी है. आसपास में पाकिस्तान का भी खतरा था, वो आक्रमण करने के मूड में था, परेशान कर रहा था हमें, तो हमें रिसोर्सेज चाहिए अपने डिफेंस के लिए भी. तो आप जब ये बात कह रहे हैं तो व्हाई डोंट यू यूज द वर्ड प्राइमरी एजुकेशन, वर्ड के साथ एडजेक्टिव लगा दीजिए प्राइमरी एजुकेशन. तो एजुकेशन वर्सेस प्राइमरी एजुकेशन का एक डिबेट चला थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में, और वहां इसका आंसर दिया गया. क्या आंसर दिया गया? आंसर ये दिया गया कि प्राइमरी एजुकेशन की बात तो हमने की है, जो सर्टेनली शायद 14 साल तक के बच्चों के लिए नहीं, क्योंकि 14 साल के बच्चा तो हाई स्कूल भी कर सकता है, 9-10 में भी आ जाएगा, 8 में भी आ जाएगा. प्राइमरी एजुकेशन एक सेंस में नहीं रही वो. फिर क्यों आपने किया? 14 इयर्स क्यों कर रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन क्यों कर रहे हैं? तो जो रीजन दी गई वो ये दिया गया कि जो बच्चे जो प्राइमरी एजुकेशन से अलग हैं, जिनकी उम्र शायद 11-12 साल हो गई होगी, क्लास 5 क्रॉस कर गए होंगे, 6 क्रॉस कर गए होंगे, हम उनके बारे में ये नहीं सोच रहे हैं कि वो बच्चे जो है वो वंचित हो जाए. क्यों? क्योंकि 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको तो आप किसी उसमें इंडस्ट्री में लगा भी नहीं सकते. आर्टिकल 24 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, वहां भी 14 इयर्स वर्ड यूज हुआ है. तो वो जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं एजुकेशन, किसी एजुकेशनल सीट को ऑक्युपाई करें, ये दिमाग में आ गया है. वो कंपल्सरी तो नहीं है लेकिन डिजायरेबल है, और इसलिए हम यहाँ इसको प्राइमरी एजुकेशन तक लिमिट नहीं करना चाहते, ताकि उस बच्चे के लिए भी हम कुछ कर सके, उस बच्चे के लिए भी कुछ हो सके. ये भी हमारे दिमाग में आइडिया है. तो इसलिए जो है उन्होंने कहा कि जो 14 इयर्स वर्ड है, 14 इयर्स वर्ड और एजुकेशन वर्ड हम यूज कर रहे हैं, हम प्राइमरी एजुकेशन वर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं. 14 इयर्स क्यों, ये हमने चर्चा भी किया. सॉरी, जब 21A को डिस्कशन करते हैं, 21A को, 21A 1986 में आया, पर उसकी चर्चा थोड़ी देर में करेंगे जब हम जो हिस्ट्री को और आगे बढ़ाएंगे. आर्टिकल 45 के बाद आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन हुआ, और 21 के इंटरप्रिटेशन से 1992 में, आज से करीब 30 साल पहले, मोहिनी जैन का केस आया. एंड मोहिनी जैन केस, इट वाज declared by the Supreme Court that education is a fundamental right. All types of education, be it primary education, be it secondary education, be it intermediate education, be it professional education, be it legal education, be it technical education, be it medical education, all are fundamental right. ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी जजमेंट था, बहुत रिवोल्यूशनरी, बहुत ही एम्बिशियस जजमेंट था ये. और ये फंडामेंटल राइट है, इसलिए हर एक को देना है. आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास फंड नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि स्कूल नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास टीचर्स नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि जो है हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है. आपको देना है, कहाँ से देना है आप जानिए. लेकिन थोड़ा सा ऐसे कहा ना, हाईली एम्बिशियस जजमेंट था, क्योंकि कहाँ से आप लाएंगे ये, मतलब रिसोर्सेज कहाँ है हमारे पास इसके लिए. हम जो है उस समय देखा गया कि हम जो है प्राइमरी हेल्थ हम नहीं दे पा रहे हैं लोगों को, जो जीवन की रक्षा के लिए जरूरी है. तो हम क्यों, कैसे प्रोफेशनल एजुकेशन दे पाएंगे अगर हम प्राइमरी हेल्थ नहीं कर पा रहे हैं.
हम अभी अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्कूल्स नहीं दे पाए हैं। हाउ इज इट पॉसिबल कि सबको कॉलेज और मेडिकल एजुकेशन हम दे पाए? तो डिस्पाइट मोहिनी जैन बीइंग ए वेरी वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, very revolutionary judgment, that was a type of highly ambitious and a type of impractical judgment, impractical। और जो चीज एक डेमोक्रेसी को करना चाहिए उसको उन्होंने, जो हम ऑट लॉ कहते हैं, ऑट लॉ को उन्होंने इज लॉ बनाने का प्रयास किया, विच वॉज नॉट पॉसिबल टू इन्फोर्स, नॉट पॉसिबल टू इन्फोर्स। क्योंकि अगर वो करने लगते हैं हम, तो हम प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ, उसके उसके रिसोर्सेज को, डिफेंस के रिसोर्सेज को हमें कम करना पड़ता। कहां से आएंगे वो सब? और इसलिए आफ्टर 1992, एक साल बाद ही जेपी उन्नीकृष्णन का केस आया इन 1993, जिसमें जेपी उन्नीकृष्णन ने समझा कि हाँ, प्रैक्टिकल रियलिटी जो है, लाइफ की जो हार्ड हार्ड रियलिटी है कंट्री की, वो ये है कि अभी तो हम जो है बहुत बुनियादी चीजें नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे हायर एजुकेशन दे पाएंगे? और इसलिए 1993 में उन्होंने कहा कि नो, नॉट ऑल एजुकेशन, बट एजुकेशन जो प्राइमरी लेवल तक है, या अप टू 14 इयर्स एज है, वह फंडामेंटल राइट होगा। उसमें जो है कोई गुंजाइश नहीं है। आप ये कहें कि फंड्स नहीं है, 70 आपको आपके देश की आजादी के जो है लगभग जो है 40-45 साल, 43 साल हो गए, अभी भी आप यही कहेंगे कि आपके प्राइमरी एजुकेशन के लिए फंड नहीं है, तो कंट्री आगे कैसे बढ़ेगी? अगर आप प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं दे सकते आप, तो कंट्री आगे कैसे बढ़ेगी बताइए? तो ये आपको देखना है कि फंड्स कहां से आएगा, और उन्होंने उसको उस जजमेंट को थोड़ा सा उसको रेक्टिफाई किया और थोड़ा प्रैक्टिकल बनाया। और 1993 में उन्नीकृष्णन में कहा गया कि प्राइमरी एजुकेशन या एजुकेशन अप टू 14 इयर्स फंडामेंटल राइट है, दिस हैज टू बी गिवन, एंड दिस इज free for all and then compulsory for all. Then 86th amendment came in 2002 में, जिसमें कि गवर्नमेंट ने प्रपोज किया नया फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट ने उसको एक्सेप्ट किया, आर्टिकल 21A के रूप में आ गया। उससे आर्टिकल 45 में भी हमने चेंज किया, फंडामेंटल ड्यूटी का भी पार्ट बनाया। और जो करंट आर्टिकल था, जो हमारा मेन आर्टिकल था, मेन आर्टिकल में थोड़ा सा चेंज किया हमने। और 2009 में जो डेवलपमेंट है वो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आया, जिसमें कि जिसको हम एनेबलिंग आर्टिकल कहते हैं, एनेबलिंग प्रोविजंस कहते हैं, एक्ट में कहते हैं कि कैसे लागू करेंगे आप राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये हमारी छोटी सी हिस्ट्री इसकी है। मैं यहां से आगे बढ़ता हूं। अगर इसमें आपका कोई सवाल है, कोई डिस्कशन है, कोई कमेंट है, तो आप पूछ सकते हैं। मैंने स्लाइड थोड़ी सी चेंज कर दी है आपकी, और नई स्लाइड पे आया हूं मैं। क्या राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A तक लिमिटेड है? द आंसर इज नो। राइट टू एजुकेशन एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली दोनों तरह से प्रोवाइडेड है। इट इज प्रोवाइडेड डायरेक्टली, इट इज प्रोवाइडेड इनडायरेक्टली। It is directly provided, now expressly provided under 21A. It was read into Article 21 by interpretation of Article 21, Article 19. But then 21A provides it. But at the same time, this right can also be recognized indirectly under various other articles, like Article 15, 26, 29. There are other provisions also. और उसको थोड़ा सा हम देखेंगे कि वो प्रोविजंस हमारे पास कहां कहां है। एंड यू विल फाइंड देयर आर मेनी प्रोविजंस। टेक एग्जांपल आर्टिकल 15 क्लॉज 4, फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 अगर आप ध्यान देंगे 15 क्लॉज 4 अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप उसको खोल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 15:4, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन खोल लें। कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस है तो खोल लें आप, आइदर ऑनलाइन खोल लें या ऑफलाइन खोल लें, बहुत आसान है, आसानी से मिल जाता है। 15:4 में आप देखिए, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन वर्ड का यूज हुआ है। सो अगर आप एजुकेशनली बैकवर्ड हैं
तो you are entitled to certain advancement, additional advancement, maybe scholarship, maybe reservation, maybe some other incentive. So educational बैकवर्डनेस और एजुकेशनल फॉरवर्डनेस एक डिस्क्रिमिनेशन का ग्राउंड है. It was considered that there are certain people who are educationally forward, educationally advanced, means right to education उनके पास ज्यादा है in comparison to these people, and therefore in order to make them at par with other classes educationally and socially, राइट टू एजुकेशन को इन्फोर्स किया जाए, इसलिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई वी फाइंड स्पेशल प्रोविजंस फॉर एससी एसटीज. ये फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के थ्रू आया 15(4). अगर आप 15(5) देखेंगे, ये 93rd अमेंडमेंट 2005 के थ्रू आया. अगेन इसमें बात की गई है एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए, और ये बात की गई है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कुछ उनको बेनिफिट देने के लिए, केवल एम्प्लॉयमेंट में नहीं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो एजुकेशनली बैकवर्ड है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के समय अलग से कुछ हमें प्रावधान करेंगे, उनके लिए रिजर्वेशन करेंगे, उनके लिए एडिशनल मार्क्स देंगे हम. व्हाई? राइट टू एजुकेशन उनके लिए प्रोवाइड हो सके, उसी सेंस में, इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में नहीं, बट प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी. दिस इज प्रोवाइडेड इन 15(5). प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहे वो एडेड हो चाहे अनएडेड हो, दोनों तरह के हैं. सरकार उसमें से कुछ को पैसे देती है, कुछ को पैसे नहीं देती है. जो विशुद्ध रूप से प्राइवेट है, जो वैसे प्राइवेट है जिसमें सरकार ने कुछ पैसे दिए हैं, सब में ये प्रोविजन लागू होगा. जो एजुकेशनली बैकवर्ड है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, या शेड्यूल क्लास है, शेड्यूल टाइप के लोग हैं, उनके लिए हम स्पेशल प्रोविजन कर सकते हैं. बट देयर इज ए लिमिटेशन, देयर इज ए रिस्ट्रिक्शन कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये प्रावधान लागू नहीं होगा. मतलब माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में राइट टू एजुकेशन बराबरी के रूप में लागू नहीं होगा. क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का इससे स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है. आप देखेंगे कि इसको आगे चैलेंज किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने डिसाइड किया. टाइम होगा तो उसको डिस्कस करेंगे. देन आइए 15(6) पे आइए. आप 15(6) नया है, 2019 में आया है 203rd अमेंडमेंट से, और ये है EWS कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनको भी राइट टू एजुकेशन उनका नहीं हो पा रहा है. क्यों नहीं हो पा रहा है? वेरियस रीजंस. एक तो उनके पास फाइनेंशियल वीकनेस है, दूसरा पेरेंट्स उनके उतने एनलाइटेड नहीं है, और तो ये दो रीजन मुझे समझ में आ रहा है. और इसलिए therefore 15(6)(b especially provides admission to educational institutions. Special provision can be made for admission to educational institution. Why? So that right to education, fundamental right to education and right to education both can be ensured not only in government institute but also in private educational institution. Some reservation provision. 21A जो इसका बेस आर्टिकल है, बेसिक है, जो कि इट इज अ रिकॉग्निशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. 21A क्या है? The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such a manner as the state may by law determine. Free and compulsory education सभी चिल्ड्रन के लिए जिनकी एज 6 से 14 साल के बीच है.
6 से पहले के लिए 21A लागू नहीं होता, 14 से बाद के लिए 21A लागू नहीं होता। आप देखेंगे कि 20 जो हमारे पास प्राइमरी एजुकेशन था, हमारे पास प्राइमरी वो 45 था, आर्टिकल 45 जो था उसमें इस तरह की लिमिट नहीं थी, कैपिंग नहीं थी 6 to 14 इयर्स की, 14 इयर्स केवल कहा गया था, और यहां कैपिंग कर दी गई 6 to 14 इयर्स की। क्यों की गई? क्योंकि उसके 2-3 रीजन थे। एक तो रीजन ये था कि लोगों ने पाया कि देयर इज ए ग्रोइंग ट्रेंड कि बच्चा अभी 2 साल 3 साल का है, उसको आप जल्दी से भर्ती कर दिए हैं क्लास में, वो अपनी जो बालपन की शिशुपन की लाइफ है उसको ठीक से जी नहीं पा रहा है, उसके लिए उसके ऊपर प्रेशर है। हम भी करते हैं, हमने भी किया है, हम थोड़ा जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव है। बच्चा 3 साल का है, उसको तुरंत एजुकेशन चाहिए, हम कंपटीशन में साथ रहना चाहते हैं, तो ये कंपटीशन को वो इनकरेज नहीं करना चाहते थे। एक रीजन तो उसका ही है, और भी रीजन हो सकते हैं। इसलिए 6 to 14 इयर्स के लिए जो बच्चे हैं उन बच्चों को ही हम प्राइमरी एजुकेशन, वो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देंगे। उसके पहले के बच्चे को आप देना चाहे दीजिए, स्टेट नहीं देगा। उसके बाद के बच्चों को स्टेट नहीं देगा, शायद इसलिए कि उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं होती, एजुकेशन महंगी होती जाती है, और इसलिए हम नहीं दे सकते। अभी एक अमेंडमेंट पेंडिंग है, एक PIL भी पेंडिंग है, जिसमें कहा गया है कि जो 14 इयर्स तक है इसको बढ़ा के 18 इयर्स किया जाए, क्योंकि इससे आर्टिकल 21 का और कई आर्टिकल्स का उल्लंघन होता है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अन्य आर्टिकल क्या है। आर्टिकल 28 आप देखेंगे, अगेन वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे लागू हो रहे हैं। 28 जहां पर कहा गया है कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अब रिलीजियस इंस्ट्रक्शन डज नॉट मींस डायरेक्टली रिलेटेड टू सम रिलीजन। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मींस इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग what is good and what is bad, instruction regarding what is human, what is unhuman, that is religious instruction, and that's why even Supreme Court ने भी upheld किया है कि religious instruction is not against secular tenet। फिर अगर थोड़ा सा आप देखेंगे 29 में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज में, इसमें भी कहा गया है, ये प्रोविजन तो है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज के लिए, लेकिन जो मेन सेक्शन है वो कहता है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन। ये केवल 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 माइनॉरिटीज के लिए नहीं है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिजाइडिंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयरऑफ हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव राइट टू कंजर्व देयर। तो हमें अपनी लैंग्वेज को कंजर्व करने का राइट है, बट द सेकंड वन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस, no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by state or receiving aid out of state funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them। Now language is very important। कोई भी ऐसा educational institution which is getting grant from state, चाहे किसी तरह का ग्रांट है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्रांट पाते हैं, they cannot deny admission on the basis of language। Now we know in national law universities, मैंने पहले भी इस बारे में चर्चा की थी, कई बार चर्चा की है, that national law universities conduct all entrance tests only in English। They can say that we are not denying, but Justice चंद्रचूड़ कहते हैं अपने एक लेक्चर में कि this is indirect discrimination when you say that only English shall be the medium of instruction, only English shall be the interest test, basis of interest test। So that is in ILI, that is currently in BHU। I remember when I gave my interest test in BHU for LLM, हिंदी भी पेपर्स आते थे, बाद में उन्होंने भी चेंज कर दिया फॉर्मेट को, इंग्लिश कर दिया, मुझे नहीं पता अभी करेंटली क्या है। तो अगर आप कहीं पर इंट्रेंस टेस्ट अगर आप ले रहे हैं इंग्लिश में केवल, ये वास्तव में मेरे लगता है कि 29 के क्लॉज 2 का वायलेशन है। इट इज नॉट ओनली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज बट इट अप्लाइज टू ऑल। आप राइट टू एजुकेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। देन 30 में है देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का राइट है कि वो आप बना सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का राइट
you have fundamental right, and that is how right to education is enforced. Then डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आप चले आएंगे, यू विल फाइंड 41 में राइट टू एजुकेशन प्रोवाइडेड है, 41 में, 45 में तो है ही, 41 में सबके लिए है, shall within the limits of economic capacity and development. Make effective provision for securing right to education. राइट टू एजुकेशन को यहां रिकॉग्नाइज किया गया फॉर ऑल। 41 जो है, 45 और 41 का फर्क ये है कि 41 रिकॉग्नाइजेस राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल, उसका लिमिटेशन क्या है, इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट। 45 कहता है कि state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल में प्रोवाइड किया गया है, और फंडामेंटल राइट तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है, ध्यान रखना है। 45 में 6 इयर्स तक है, ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, आपको करना चाहिए, कुछ प्रयास करिए। आप भी चाहे तो अर्ली एजुकेशन का खोल दीजिए, नर्सरी स्कूल आप भी खोल सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। लेकिन कंपलसरी क्या है, प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी है, अप टू 14 इयर्स ऑफ एज कंपलसरी है। 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। The state shall promote with special care the educational and economic interests of weaker section of the people. Educational interest of weaker section of people. What is educational interest? That talks about right to education of weaker section of people, not for all, but for those who are weaker section. Who are weaker section? Women are weaker section, and economically weaker section. शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब, ये तो नाम भी इसमें दिया हुआ है 45 में। लैंग्वेज की दृष्टि से भी लोग वीकर सेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी दृष्टि से वीकर सेक्शन में लोग हैं, वो उनके लिए राइट टू एजुकेशन के बारे में 46 में इनडायरेक्टली प्रोविजन है। देन यू कम टू फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट, 26 अमेंडमेंट्स आया 2002 में। के 51 is the K, that every citizen has obligation who is a parent or guardian, जो पेरेंट है और गार्जियन है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड, ये ड्यूटी है उसकी। और एज द केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 इयर्स, 6 से 14 इयर्स के जो बच्चे हैं उनको आपको एजुकेशन देना आपकी फंडामेंटल ड्यूटी भी है, और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में भी इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। It is not education के बारे में जो प्रोविजन, it is not limited here. There are many other provisions which has indirect linkage of right to education. For example, take example of Articles 171. 171 कहता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो लोग इंगेज हैं उनको स्पेशल राइट टू वोट है। तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की एक सिग्निफिकेंस बताई गई है 171 में कि स्पेशल राइट टू वोट है, सबके पास राइट टू वोट तो है ही, पर अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है तो उनके पास स्पेशल राइट टू वोट है। 243ZO अनदर प्रोविजन, ये राइट ऑफ ए मेंबर टू गेट इंफॉर्मेशन है। यहां कहा गया है कोऑपरेटिव एजुकेशन फॉर इट्स मेंबर्स, ये एक लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट को कहा गया है कि बाय लॉ यू मे प्रोवाइड, टाइप ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये 243ZO। तो कोऑपरेटिव एजुकेशन हम देख रहे हैं, एजुकेशन की क्लासिफिकेशन भी की गई है, और कोऑपरेटिव एजुकेशन को भी बताया गया है कि ये इसके लिए लॉ बनाना चाहिए। 338B देखिए आप, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और इस तरह के और भी SC ST क्लासेस के लिए यहां भी है। अगर फर्स्ट क्लॉज देखेंगे आप, तो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन बनाया गया है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये देखना कि उनको उनके राइट्स मिले। हम देख सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन को लेकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोविजन है। एजुकेशन ऐसा मामला है जिसमें कि स्टेट और सेंटर, हायर एजुकेशन के मामले में सेंटर भी कानून बना सकते हैं, और
इसलिए we have IITs, we have IIM, we have ILI, we have Central Institute, and this was I think a good decision कि एजुकेशन को इस तरह से रखा गया कि यूनियन भी उसमें कानून बना सके। अब हम आते हैं इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे, ये जो हमने थोड़ा डिस्कशन कर लिया है, इसके बाद हम देखते हैं कि कॉमर्शियलाइजेशन का क्या मतलब है। फर्स्ट पार्ट जो डिस्कशन है हमारा ये ओवर हो गया है, थोड़ी देर में हम कॉमर्शियलाइजेशन पार्ट पे डिस्कशन करेंगे, पर इसके पहले मैं जो है थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इसको इस लेक्चर को फर्दर 10 से 15 मिनट कंटिन्यू कर सकते हैं, या यहाँ कोई आपका ऑलरेडी शेड्यूल्ड है आपका क्लास? यस, जरा मुझे बता दें आप। सर क्लास एक्चुअली शेड्यूल्ड है, बट 5-10 मिनट्स के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं। नहीं 5-10 मिनट्स तो बहुत, वो थोड़ा सा असल में जल्दी हो जाएगी, कोई बात नहीं है, मैं इसको कल कंटिन्यू करूंगा। हाँ, क्योंकि ये ऐसी चीज है ना कि जिसपे ज्यादा चीजें मिलती भी नहीं है और ये जरूरी भी है। नेक्स्ट पार्ट भी इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। अगर क्लास शेड्यूल्ड है तो आई विल जस्ट ड्रॉप दिस टुडे एंड आई विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है? और यहाँ शुरू करेंगे कल, और फिर कल फ्री स्पीच वाले पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, जिसको अगली क्लास में कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है? तो अगर क्लास आपकी है तो हाँ, अभी आपके कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट है, एक तो ये कर लीजिए आप कि यो जिसमें से आप में से जिसके पास मेरा नंबर नहीं है, वो एक तो नंबर नोट कर लीजिए, ताकि आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो। नंबर है 9654 629241, 9654 629241, सर 9654 629241। ये आपको इसलिए दे रहा हूं मैं कि आप अपने व्हाट्सएप से, अगर आप व्हाट्सएप चलाते हो, नहीं तो नहीं चलाते हो, तो आप एसएमएस भी करेंगे तो मेरे पास आएगा, वो मैं देखूंगा उसे। आप अपने जो प्रॉब्लम्स है, कमेंट्स भी, योर एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट, आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज डिस्कस करना चाहते हो अगली क्लास के लिए, तो वो भी आप मुझे मेंशन कर दीजिए, ठीक है? और विदाउट हेजिटेशन, कोई हेजिटेशन की बात नहीं है इसमें, ठीक है? तो हम इसको यहाँ रोक रहे हैं। एंड क्लास इज शेड्यूल, तो आप उसको जो है अगली बार जो है ये ट्राई करिए, कुछ रास्ता निकालिए दो तरह का। एक तो कि कैसे किया जाए कि सबके साथ मेरा कनेक्टिविटी बनी रहे, कि क्या कैसे आप लैपटॉप या मेरे साथ जुड़ सकते हैं मोबाइल फोन से, यहीं पर क्लास में रहते हुए। क्लास में सबके पास मोबाइल फोन है या लैपटॉप है, Yes. और कोई टेक्निकल स्टाफ हो तो उनसे पूछिए कि ये जो इकोइंग की प्रॉब्लम है इसको कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरा, अगर पॉसिबल हो तो अगर आप बड़ी स्क्रीन लगा सके ताकि मेरी पीपीटी बड़े स्क्रीन पे जा सके, ठीक है? अगर पॉसिबल हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। और तीसरा, कि क्या लेक्चर को हम 1.5 घंटे के बजाय 2 घंटे का कर सकते हैं, उसके लिए क्या रास्ता है? थोड़ा पहले आप आ सकते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, बट आई अंडरस्टैंड कि एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी अपनी कंपल्सन है, जो स्टाफ है उसको 9:30 बजे आना थोड़ा मुश्किल होगा। आप 9:30 पे आ सकते हैं, या 10 साढ़े 11 के बजाय 12 बजे तक लेक्चर हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट जो 2 लेक्चर होने वाले हैं वो फ्री स्पीच पे है, और जो कि बहुत ब्रॉड डिस्कशन है उस पे, ठीक है? तो बस, और कोई बात नहीं थी। तो अगर आपको कोई सवाल हो तो जो 5 मिनट का टाइम हमारे पास आपने एक्सटेंड किया है उसको, आपको कोई सवाल हो, एग्रीमेंट हो, डिसएग्रीमेंट हो, कोई आपका अगर कोई कमेंट हो, दैट इज वेलकम, प्लीज। थैंक यू। और सवाल होने चाहिए, ध्यान रखिए आप, आपके पास सवाल होने चाहिए। मन में बहुत सारी बातें आती हैं, और ये पर्पस यही है कि हम लोग सब डिस्कस करें। मैं भी आपसे लर्न कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने बीच में बताया भी है कि आपने 2-3 पॉइंट दिए हैं। थैंकफुल टू यू ऑल फॉर दिस पर्पस। और आपको भी सवाल करने चाहिए, तो इससे ये हमारा जो फ्री ट्रेड ऑफ आइडियाज है वो चलता रहता है। सर, हाँ sir, just might be a very not so intriguing question, but अगर कोई 10 साल का बच्चा है suppose, and if he or she
decides, or if he or she is not ready to attain that primary education, can that compulsorily word, can that be enforced on him or her, or that autonomy, that particular 10-year old has some autonomy in himself or herself, or can we use the word compulsorily to coercive measures can be taken to enforce that basically? No, I think RTE, Right to Education Act, makes provision for that. That parents have to do it, guardians have to do it, and there are coercive measures also there. But if the child himself decides not to get it, that cannot be enforced. It is thought that maybe the child may not decide it. He will not go against the maybe wishes of the guardian. वो समझा देंगे उसे, वो अपनी रैशनल, वो अपनी जो एक थिंकिंग है उस प्रोसेस का इस तरह से यूज नहीं करता ऑटोनॉमी को लेकर बहुत सारी चीज। जैसे वो ये कर सकता है कि नहीं अभी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। घर में भी हमारे होता है, हमारे घर में भी होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को कंपल्सरी आप पढ़ा सकते हैं। आप में से जिनके घर में बच्चे होंगे छोटे, आप जानते होंगे, आप उनको थोड़ा-सा कभी कहते हैं कि अच्छा ठीक है चलो ये वाला देख लो टीवी, तो थोड़ी देर बाद पढ़ लेना। कभी आप उसको कुछ लालच भी देते हैं, कभी उसे कुछ और बात बताएँ, कभी धमकाते भी हैं। तो बट cannot be coercive measures cannot be taken institutionally, legally, no coercive measures can be taken. So compulsory word is used not for the purpose of children indeed. It is used for the purpose of guardians as well as the parents, not the one who is receiving it. Why? Because वो तो ऐसा है जो कि वो खुद लेगा, ऐसा माना गया है। सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस की जहां बच्चा जो है बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता, दैट इट सर्टेनली नीड साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट कि बच्चा ऐसा क्यों नहीं करना चाहता, क्या उसका कोई और उसका इंटरेस्ट है, उसको देखना जरूरी होगा। सो दैट मे गो फॉर मे बी सम साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट, दैट इज ए पॉसिबिलिटी, बट ही कैन नॉट बी कंपेल्ड फॉर दैट, बट दैट डज नॉट मेक कंपल्सरी वर्ड एज रिडंडेंट। थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और कोई बात? Sir, हाँ, यस। so, as we see, right to education has come, and so, but there are when we see in practicality, we have certain issues like grading system, which is which is inbuilt there and built in every child also from class to class, that this is a grading criteria, and your education will be उसका आकलन उस grading system पे ही होगा। Then we have different board systems, CBSE से है कोई, ICSE से है कोई, UP से। Then there is again another criteria, we have to moderate that later on कि क्या है। So sir, should not right to education also cover these aspects कि वो is grading, because if education is compulsory, then you have to also make the implementation where it becomes a problem, or the grading system becomes a problem. So what, how it can cover those areas also? I think again it is a good question, and I think this is addressed under RTE, Right to Education. This is addressed. First is no detention policy. It is being encouraged that the students should not be detained. So that way this grading system is little diluted. Fail and pass का जो discussion है वो वहां पर थोड़ा सा dilute हो गया है। वैसे तो detention system को लेकर dispute चल रहे हैं, and people are finding that this is going against the interest of the children, against the Yes, interest of the children. that is also. तो हम जो है बहुत सिंपैथेटिक हो जाके, ओवर सिंपैथेटिक हो जाके ऐसा ना कर दें कि हम चिल्ड्रन के इंटरेस्ट को ही किल कर दें, ठीक है? और इसलिए दो देयर इज ए प्रोविजन, ठीक है? सेकेंडली मार्क्स सिस्टम को थोड़ा रिड्यूस किया गया है कि मार्क्स नहीं देना है हमें, अगर पॉसिबल हो तो ग्रेड करना है ABCD, क्योंकि वो मार्क्स से ग्रेड की ओर एक सफर है जो थोड़ा सा चीजों को इजी बनाता है। बट देन A, B, C और D की जो ग्रेडिंग है इसको रेशनलाइज करने के लिए ये किया जा रहा है कि मार्क्स विल नॉट बी गिवन ओनली फॉर समथिंग की जो आप बुक्स में आपने पढ़ लिया। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्या है, ठीक है? टैलेंट, आपका टैलेंट आवर्स कैसा है? आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइमरी एजुकेशन अप टू क्लास अप टू 14 इयर्स ऑफ एज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हायर एजुकेशन। Yes. इसको भी इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, और बट इट इज करेक्ट टू से दैट it needs great thought
great discussion, great research that how to make it further. बिकॉज वेस्ट में करना आसान है, पर हमारे यहाँ करना थोड़ा कठिन इसलिए है कि हमारे तो चाइल्ड की जो चिल्ड्रन ही है, चिल्ड्रन की पॉपुलेशन इतनी है जो कई कंट्री की पॉपुलेशन से ज्यादा है। केवल चिल्ड्रन की पॉपुलेशन कई कंट्रीज की पॉपुलेशन से ज्यादा है, तो हमारे यहाँ इसको करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। लेकिन हमें देखना चाहिए कि जो कंट्री ज्यादा पॉपुलेशन वाले हैं, फॉर एग्जांपल चाइना, कैसे कर रहे हैं, क्या वहां से कुछ हम रीड कर सकते हैं? ठीक है, ज्यादा पॉपुलेशन के लोग हैं, तो इसलिए बिल्कुल सही है। जहां तक बोर्ड्स का सवाल है, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, अब यूनिवर्सलाइजेशन को लेके बात तो चल रही है, लेकिन एट द सेम टाइम यूनिवर्सलाइजेशन के मेरिट्स है, डिमेरिट्स है। हाँ, और इसलिए क्या होता है कि यू कैन नॉट डिसाइड वेदर इट इज, मतलब आप ए प्लस बी होल स्क्वायर से डिसाइड नहीं कर सकते। और इसलिए यूनिफॉर्म सिलेबस की तो बात चल रही है, पर यूनिफॉर्म बोर्ड होना चाहिए, इसको लेकर अभी बहुत डिस्प्यूट है। एक दिक्कत यह भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि भाई स्टेट्स के राइट्स का फिर क्या होगा, स्टेट के पावर्स का क्या होगा। और फिर हर स्टेट की रिक्वायरमेंट अलग है, रीजनल रिक्वायरमेंट अलग है। आप एक सिलेबस कैसे बना देंगे? यूपी में हम जो है, या झारखंड में हम बिरसा मुंडा के बारे में हमको जरूर जानना चाहिए, हर एक को जानना चाहिए, पर तमिलनाडु में हमको सुब्रमण्यम भारती के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, तो हम उनको पूरा एलेबोरेट तरीके से पढ़ाएंगे, झारखंड में बिरसा मुंडा को एलेबोरेट तरीके से पढ़ाएंगे, तात्या टोपे को यूपी में पढ़ाएंगे हम। ठीक है, तो इसलिए मैं समझता हूं कि डाइवर्सिफाइड होना चाहिए और बहुत ज्यादा हमें कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए यूनिवर्सलाइजेशन की तरफ। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सलाइजेशन ने ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा उसका हमारे पास बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि सेकंड पॉइंट पे तो मैं थोड़ा सा, मुझे लग रहा है दिक्कत है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट पे मैं एग्री कर रहा हूं कि डिटेंशन नो डिटेंशन के बीच का कोई रास्ता निकलना चाहिए, बट दैट नीड्स फर्दर स्टडी, सोशियोलॉजिकल, लीगल स्टडी। ठीक है ना? यस, और कोई बात हो तो बताएं। ठीक है, so we will just drop today's discussion and we will commence next class from this commercialization, and I request you, अगर possible हो तो थोड़ा सा पहले आप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि फ्री स्पीच के डिस्कशन बहुत ही डिटेल डिस्कशन है। और आपको पता भी होगा कि चूंकि हम लोगों ने किताब भी लिखी है फ्री स्पीच पर, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा ही मैं उस पर ज्यादा ही मैं क्लोज हूँ उसके फ्री स्पीच पर। अराउंड आई थिंक मतलब 25 लेक्चर से ऊपर मैं दे चुका, जेएनयू में हो गया, डीयू में हो गया, कई जगह हो गया है। सो आई वांट दैट बेनिफिट गोज टू ऑल। थैंक यू वेरी मच। Thank you. शुड आई लीव द क्लास नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Yes.